सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे एमपीटेड मैथ्स पेडागोजी क्लास रहेगी, गणित पेडागोजी की क्लास रहेगी, गणित शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 2 रहेगा। इसके पहले भी फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज के जो टॉपिक रहेगा साथियों, टॉपिक रहेगा गणित की भाषा, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। इसमें पूरा संपूर्ण ए टू जेड सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर वे जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए हो जाए तैयार साथियों। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो गणित की भाषा और चिंतन तक शक्ति का विकास में टॉपिक है हमारा, और टॉपिक है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की अपनी एक विशेष भाषा होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है जो समान भाषा से अलग और अधिक सटीक होती है। गणित की भाषा की मुख्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सभी ध्यानपूर्वक समझना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। मुख्य विशेषताएं जान लीजिए। मुख्य विशेषताएं होती हैं प्रतीकात्मक, हो सके तो नोट्स भी आप बनाते जाएंगे तो बेहतर होगा। तो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक लैंग्वेज, गणित में चिन्हों का उपयोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डाइविएशन और इक्वेशन, यानी प्लस यानी कि धन ऋण गुणा भाग और बराबर, इन चिन्हों का उपयोग होता है। इसको हम प्रतीकात्मक बोलते हैं, सिंबॉलिक बोलते हैं। दूसरा होता है सटीकता। सटीकता में गणित की भाषा में कोई अस्पष्ट नहीं होता है, हर शब्द और प्रतीक का निश्चित अर्थ होता है, इसको हम सटीकता बोलते हैं। फिर दूसरा होता है संक्षिप्तता, अर्थात कम शब्दों में अधिक जानकारी देना, जिसे 2x + 3 = 7, ये क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता में हो जाएगी। फिर अगला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में समान गणित की भाषा हर जगह समझी जाती है। जैसे 2 और 2 4 हो गए, पूरी दुनिया में वही चीज़ होगी, उसको हम सार्वभौमिकता बोलते हैं। गणित की भाषा अधिक स्पष्ट और छोटी होती है। गणितीय चिंतन, मैथमेटिकल थिंकिंग जो होती है, गणितीय चिंतन का अर्थ तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक सोच पर होती है। और गणित चिंतन की प्रमुख विशेषता है कि तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग पर होती है। विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न पहचान, पैटर्न रिकॉग्निस, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, ये हमारे क्या हो गए, ये प्रमुख विशेषताएं हैं आपके गणित चिंतन की। किस प्रकार की चिंतन? तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान, पैटर्न और निर्णय क्षमता, इन्हीं को लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला तर्क शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। गणित जो होती है बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। अगर बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना तो गणित सबसे क्या होगा, प्रभावी माध्यम। तर्क के प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से नियम की ओर, ये आगमनात्मक तर्क आएगा। आ से उदाहरण, आ से आगमन, उ से उदाहरण। जैसे 2 + 2 4, 3 + 3 6, a + a = 2a, ये क्या होगा, ये आगमनात्मक तर्क हो जाएगा, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चलना। फिर दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, नियम से निष्कर्ष निकालना। जैसे सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 8 सम है तो 8 क्या होगा, 8 2 से विभाज्य होगा, ये निगमनात्मक तर्क हो जाएगा, अर्थात नियम से उदाहरण की ओर। फिर एक होता है सृजनात्मक तर्क, क्रिएटिव रीजनिंग, नई विधि या समाधान खोजना और बच्चों में नवाचार बढ़ाता है। तो सृजनात्मक तर्क क्या करता है, बच्चों में नवाचार बढ़ाता है, नई विधि समाधान खोजता है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। सभी को भली बात समझना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को इनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, तर्क शक्ति के विकास में गणित की भूमिका किस प्रकार होती है? गणित बच्चों को सोचने पर मजबूर करता है, समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और विश्लेषण और तुलना करना सिखाता है। ये है तर्क शक्ति विकास में गणित की भूमिका। अगला आता है बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने का उपाय क्या क्या होगा। तो बच्चों में अगर तर्क शक्ति का विकसित करना, उसके लिए उपाय क्या होगा? शिक्षक को चाहिए कि खुले प्रश्न पूछे, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है,
समस्या आधारित शिक्षण कराएं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बच्चों से कराएं। इसमें क्या होगा, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होगा, बच्चे सोचेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना है, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसको अपनाना है। बच्चों को खुद खोजना का अवसर देना है, डिस्कवरी लर्निंग होता है, खुद सोचने का मौका दीजिए बच्चों को। समूह कार्य ग्रुप वर्क कराइए, त्रुटियों से सीखने का अवसर माने बच्चों को। अगर बच्चियाँ त्रुटियाँ गलती करके सीख रहा तो उसको एक अवसर मानिए कि बच्चा गलती करेगा तभी सीख पाएगा। बाकी हमारी संस्था की टॉपर नोट्स आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। टॉपर नोट्स जिनको भी प्राप्त करना हो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी डिटेल्स आपको मैसेज पर टीम आपको रिप्लाई कर देगी। साथियों, गणित की भाषा में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं? प्रतीकों को समझने में समस्या आती है, शब्द समस्याओं जैसे वर्ड प्रॉब्लम में भ्रम होता है, भाषा और गणित का संबंध नहीं समझ पाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। समाधान क्या क्या है? सरल भाषा में समझाइए बच्चों को, चित्र मॉडल उदाहरण का उपयोग करके बच्चों को समझाइए, वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला बताइए और अभ्यास और पुनरावृत्ति करवाइए। इससे समाधान बच्चों को कराया जा सकता है, उससे निकला जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। एग्जाम के जैसे पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना, गणित क्या होता है? सिंबॉलिक, प्रेसिज और यूनिवर्सल, तीनों चीज़ों को मिला के बनती है। गणितीय जो चिंतन होता है लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों प्रकार से होती है। तर्क जो होता है इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों प्रकार से होता है। टीचर्स जो होते हैं एक प्रकार से फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग होते हैं, और चाइल्ड क्या होता है, एक एक्टिव लर्नर होता है। ये एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ईयर वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्या क्या पेडागोजी में प्रश्न पूछे गए थे, किस टीटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो 2020 से 2025 तक पूछे गए सारे प्रश्न हम करेंगे इस टॉपिक से। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना, बेहतर तरीके से तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पे टीटी एग्जाम 101% अगर हमें क्वालिफाइड करना है तो आपका प्रत्येक कमेंट यहाँ पे आना चाहिए। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला प्रश्न है कि गणित की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अस्पष्टता, सटीकता, लंबाई या कठिनता, सभी बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। गणित की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती? सटीकता होती। ये सीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है गणितीय चिंतन का मुख्य आधार क्या होता है? रटना, तर्क करना, लेखन करना, अब या अभ्यास करना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि गणितीय चिंतन का मुख्य आधार एक ही होता है और वह होता है तर्क करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एमपी टेट 2020 में पूछा गया प्रश्न था कि गणित की भाषा को प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? जटिल बनाने के लिए, संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए, रटने के लिए या परीक्षा के लिए किया जाता है? सभी बताइए, अगर आपको पता है बिल्कुल कमेंट करिए। तो गणित की भाषा में प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि संक्षिप्त और स्पष्ट बनाना है, इसलिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। गणितीय चिंतन किससे विकसित होता है? याद करने से, तर्क और अनुभव से, केवल पढ़ने से या परीक्षा से? सभी बताइए। मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं गणितीय चिंतन का विकसित करने की अगर बात कर रहा है तो कहीं नहीं, तर्क और अनुभव दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। तर्क तो सही लेकिन अनुभव भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम चिंतन को विकसित करना है तो अनुभव के साथ विकसित होगा। जितना एक्सपीरियंस होगा वो भी वो आपका इफेक्ट करेगा। तो तर्क और अनुभव इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी आपके सीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से कि बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? रटना, गतिविधि आधारित शिक्षण, नोट्स या परीक्षा? तो हमने यहाँ पे एक अच्छा अलग से पॉइंट्स बना दिया है, आपको पता ही चल जाएगा इसके आंसर यही होने वाला है। एक लॉजिक है, ठीक है ना, और यही लॉजिक आपके एग्जाम में कार्य करेगा। तो बच्चों में तर्क शक्ति अगर विकसित करना तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? गतिविधि आधारित शिक्षण। अगर आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन आपसे अवश्य बनेगा, इससे रिलेटेड पूछे जाएगा तो भी आपसे बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणितीय भाषा कौन सा गुण इसे विशेष बनाता है? भावनात्मक का गुण, सटीकता, अस्पष्टता या कल्पना? अस्पष्टता तो गलत हो जाएगा, भावना रूप में नहीं हो जाएगा, बचते हैं दो, सटीकता या कल्पना? सभी लोग बताइए।
गणित भाषा का कौन सा गुण जो इसे विशेष बनाता है? तो गणित में क्या होती है? सटीकता, निश्चितता होती है। अगर 2+2 है तो 4 आएगा ही होगा, निश्चित है। तो गणितीय भाषा गुण क्या बनाती है? सटीकता बनाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन का अर्थ क्या होता है? रटना, तर्कपूर्ण सोच, लिखना या पढ़ना। यह रीट एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न था इस टॉपिक से। तो गणितीय चिंतन का अर्थ क्या होता है? गणितीय चिंतन का अर्थ होता है तर्कपूर्ण सोच, क्योंकि गणित में चिंतन करना है तो तर्क तो होगा ही होगा, चिंतन है तो सोच करेगा ही करेगा। जो चिंतन के साथ सोच मिल जाता है तो शब्दों को समझिए, अर्थ को समझिए और सही आंसर कीजिए और एग्जाम को फतेह कीजिए। अगला प्रश्न साथियों, गणित की भाषा किस प्रकार की होती है? अस्पष्ट होती है, प्रतीकात्मक होती है, भावनात्मक होती है, लंबी होती है। ठीक है, अस्पष्ट तो होती नहीं है, ठीक है, भावनात्मक रूप से भी नहीं हो सकता। अब गणित की भाषा लंबी हो, चौड़ी हो, पतली हो, ये तो नहीं होगा। तो गणित की भाषा क्या होगी? प्रतीकात्मक रूप में। तो गणित की भाषा किस प्रकार की होती है? प्रतीकात्मक प्रकार की होती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी आपके सीटेट 2022 में हुआ प्रश्न था इस टॉपिक से, कि गणित में तर्क शक्ति का विकास किससे होता है? रटने से, समाधान की समस्या से, परीक्षा से या लिखने से? सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो गणित में तर्क शक्ति का विकास किससे होता है? तो समस्या समाधान से होता है। भाई कोई तर्क शक्ति का उसको विकास करना है तो किसी भी समस्या का जब समाधान होगा तभी तो विकास होगा। तो गणित में तर्क शक्ति का विकास समस्या समाधान से होता है। इस सीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गणित जो प्रतीक होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग और बराबर, इक्वल वाला। तो गणित प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य जटिल बनाना, स्पष्टता देना, भ्रम पैदा करना या समय लेना। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है, भ्रम पैदा करना नेगेटिव हो गया, समय ले लेना ये भी नेगेटिव हो गया, कोई चीज़ जटिल बना देना तो कठिनता होगा, बच्चों के लिए सरलता चाहिए तो स्पष्ट देना। तो गणित प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पष्टता देना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पेडागॉजी को बेहतरीन समझना है। और अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन का विकास कैसे होता है? एमपीडे 2022 में आया हुआ प्रश्न है। गणितीय चिंतन का विकास अचानक होता है, धीरे धीरे होता है, रटने से होता है या परीक्षा से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणितीय चिंतन का विकास कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। किसी भी चीज़ का विकास हो जो धीरे धीरे होगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा, लंबे समय चलेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे करियो काम, बल न हो, ऐसे कुछ एक कहावत है, ठीक है। तो कहावत सही है, धीरे धीरे कार्य करते जाइए और एक अचानक आप एक साथ बल भी नहीं पड़ेगा और कार्य भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में तर्कशक्ति विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परीक्षक के रूप में या दंडदाता के रूप में? और आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु है, तो आपके लिए प्रश्न है और आपका जवाब इस पर देना है कि बच्चों में अगर तर्कशक्ति विकसित करना हो तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। आप क्या हैं? आप एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गणित की भाषा की सार्वभौमिकता किससे संबंधित होती है? ये रीट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। संस्कृति, समान प्रतीक, स्थान या भाषा? जी हाँ साथियों, गणित की भाषा की सार्वभौमिकता जो होती है वह किससे संबंधित होती है? तो कहीं ना कहीं समान प्रतीक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन में कौन सा कौशल शामिल नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। तर्क, विश्लेषण, रटना या समाधान समस्या? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कौन शामिल नहीं है। तो तर्क तो शामिल होता है, विश्लेषण भी शामिल होगा, समस्या समाधान भी शामिल होगा, लेकिन रटना शामिल नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न से दो प्रश्न हमारे बन जाते हैं, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या होता है? ये सीट 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या होता है? अस्पष्टता, सटीकता, भावनात्मकता या कल्पना? इस टॉपिक से इतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है, हर टॉपिक के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या होता है? मुख्य गुण इसमें सटीकता होती है। क्या होता है गणित की भाषा? सटीकता इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि गणितीय चिंतन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रटना नेगेटिव हो जाएगा, तर्क आधारित गतिविधियां पॉजिटिव है, लिखना भी पॉजिटिव है, परीक्षा अगर से कोई चिंतन विकसित नहीं होता तो लिखना या तर्क आधारित गतिविधियां, इनमें से कौन सा होगा?
तो गणितीय चिंतन अगर विकसित करना है तो सबसे अच्छा तरीका तर्क आधारित गतिविधि करना। कि चिंतन किससे संबंधित है? तर्क से संबंधित हो जाएगा। अब एमपीटी 2022 पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो 2024 में पूछे गए प्रश्न थे कि गणितीय भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक होता है? जटिलता बढ़ाने के लिए, स्पष्टता और सटीकता के लिए, परीक्षा के लिए या रटने के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ कि गणित भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है। स्पष्टता और सटीकता, दो शब्द पकड़ के चलिए, स्पष्टता, सटीकता और सार्वभौमिकता। ये ऐसे चीज़ें हैं, शब्द को पकड़ लीजिए, आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। ये कब पता चलेगा? जब आप क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, सारे हमारे क्लासेस देखेंगे, समझेंगे। और ये जो नोट्स हमारी है, नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना 9630689598। ये नोट्स है जो हमारे 10 से 15 टीचर जो पिछले ईयर में सिलेक्शन पा चुके हैं, 3-4 सालों में जो हमारे संस्था के टच में है, उनके मार्गदर्शन उन्होंने क्या क्या टॉपिक अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ा है, वो सारे टॉपिक हमने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। ये नोट्स जो आपके 15 से 20% जो तैयारी है आपकी और बेहतर करेंगे और मजबूत कर देंगे। तो तैयारी को मजबूत बनाना है तो नोट्स लीजिए, क्लासेज अटेंड कीजिए और एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन समझिए। 4 चीज़ आपने कर ली, टीटी एग्जाम क्वालिफाइड अवश्य हो जाएगा। तो तर्क शक्ति में विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह अनुभव और तर्क का ही होता है। तर्क शक्ति अर्थात तर्क से ही संबंधित होगा, ठीक है ना। ये सीटेट 2024 में आया हुआ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि गणितीय सोच का विकास किससे होता है? रटने से तो गणितीय सोच का विकास होगा नहीं। समस्या समाधान और तर्क से हो सकता है, लिखने से भी हो सकता है, लेकिन परीक्षा से नहीं हो सकता। तो समस्या समाधान तर्क यहाँ से गणितीय सोच विकसित होता है। किससे होता है? गणितीय सोच समस्या समाधान तर्क से विकसित होता है। अगला जो प्रश्न है कि गणित की भाषा किस प्रकार की होती है? अस्पष्ट तो होगी नहीं, लंबी नहीं होगी, ना ही भावात्मक होगी। तो गणित की भाषा प्रतीकात्मक और सटीक होती है। मैंने क्या बोला? प्रतीकात्मकता, स्पष्टता और सटीकता, ये 3 शब्द को पकड़ के चलिए, आपके बिल्कुल 1 नंबर आपका सही हो जाए। अगला है बच्चों में गणितीय चिंतन विकसित करने का सर्वोच्च तरीका क्या होता है? ये रीट 2025 के लिए प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है कि बच्चों में गणितीय चिंतन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? रटना तो निगेटिव हो गया, परीक्षा, लिखना, गतिविधि और तर्क। गतिविधि, तर्क, सटीकता, ये 3-4 शब्द आपको मिले होंगे सारे ऑप्शन पे। इन 3-4 शब्दों को समझ लेना है एग्जाम में और बेहतर स्कोर करना है, टीटी एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। अगला है गणितीय भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? गणितीय भाषा की मुख्य विशेषता इसमें क्या होगी? अस्पष्टता, लंबाई, कठिनता ये नहीं होगी, सटीकता होगी। प्रश्न आ गया कि गणितीय भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? ठीक, ऑप्शन बनाया जा सकता है। ये तो मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी हमें क्या तैयार पेपर रहना है? गणित की भाषा प्रतीकात्मक, सटीक, सार्वभौमिक, 3 शब्दों को लेके चलना है। गणितीय चिंतन जो होती है तर्क और विश्लेषण करना है। जो तर्क शक्ति होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग चीज़ें समझना है। टीचर एक जो होता है फैसिलिटेटर के रूप में होता है, अर्थात सहयोगी के रूप में होता है। और लर्नर जो होता है वह एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस होता है। ये है कि प्रेरणा, क्रियाकलाप व संयोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सौंदर्यात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेरणा, क्रियाकलाप व संयोजन गणित के किस पक्ष से संबंधित हो जाता है? यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित होता है? तो ये आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनको सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें जो ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। इसलिए ये सभी जो है गणित विषय का पाठ्यक्रम में ये सारे आपके महत्व हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी कमेंट कीजिएगा।
आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? तो जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझते हैं वो विद्यालय भी नहीं तो जो विद्यार्थी आपके ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन हम बात करेंगे प्लेटो। जी हाँ साथियों, यह कथन गणितज्ञ प्लेटो का था, जिसके शिष्य पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र का जो है निगमन किया था। छठा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो गणित की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें जो विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या भास्कराचार्य जी ने लिखी है? तो लीलावती जो पुस्तक है इसके लिखने वाले जो है आपके भास्कराचार्य जी है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भास्कर की जो लीलावती पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो लीलावती पुस्तक सभी लोग जानते हैं भास्कराचार्य जी ने लिखा, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जेम्स टेलर हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित हो जाता है? तो यह गणित के सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक, ये सभी पर जो है आपके गणित सभ्यता का दर्पण है, इन तीनों ऑप्शंस पर जो है आपका मूल से संबंधित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, किस प्रकार से विकसित करना चाहिए? तो तार्किक क्रम में विकसित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि गणित को समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या सजावटी होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सरल व्याख्याता लोग हैं, कि गणित को समझने की जो प्रकृति होनी चाहिए वह तार्किक रूप में होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपके लेंथरॉप ने कहा है। जी हाँ साथियों, यह संबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन कहने वाले लेंथरॉप हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गणित की प्रगति कैसी होती है? कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न एग्जाम की तरफ से। तो गणित की जो प्रगति हमारी होती है वह सभी लोग जानते हैं तार्किक रूप में होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? लॉक ने, हॉगवेन ने, प्लेटो ने या डाल्टन ने कहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। कई बार जिक्र हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है। पाठ्य पुस्तक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक शब्द की जो उत्पत्ति जिस भाषा में हुई है वह भाषा आपकी लैटिन भाषा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका अर्थ जो होता है दौड़ का मैदान, अगर पूछा जाए लैटिन भाषा की क्यूरेर शब्द से हुई है। क्यूरेर शब्द का से क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है? 1592, 1357, 1729, 1234। तो सभी लोग जानते हैं इसमें हार्डी रामानुजन जो संख्या कहलाती है वह हमारी 1729 कहलाती है। जी हाँ, हार्डी रामानुजन संख्या वह संख्या है जो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। जो विकल्प आपका दो संख्या है, 1 का क्यूब और 12 का क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब धन 10 का क्यूब, दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर यह प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1729 हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ है, बौद्धायन ये भी आपके भारतीय गणितज्ञ है, महावीर ये भी आपके भारतीय गणितज्ञ है, लेकिन सारंगदेव ये आपके भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, सारंगदेव भारतज्ञ नहीं है। सारंगदेव क्या है? यह एक संगीतकार है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्त होगी और आपके क्लास में एक बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है कि सर या मैम, गणित में अगर हमें बेहतर होना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? गणनाओं में प्रवीणता की, सूत्र याद करने की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की या हल को याद करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता जो होती है वह होती है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है
कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ को समझने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है, उन बच्चों को शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों को जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, उन बच्चों को शिक्षक को अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड जो पजल्स होते हैं, जिससे क्या होता है पहेली आदि बनाना या हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोलिया, वेन हाइल या वाइगोस्की के द्वारा। तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी हो जाता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन आपके डेविड व्हीलर द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे गणित का अर्थ होता है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण की अभिवृत्ति में वृद्धि। क्या होता है गणित का अर्थ, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण की अभिवृत्ति में वृद्धि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति या प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्थिति द्वारा आपके उत्पत्ति द्वारा हो किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, अतः परिस्थिति द्वारा उत्पत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या संभव है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद जो है परिभाषित है। समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। तो जिन गणित में देखा जाए जिन पदों में से आपका जो पद परिभाषित है वह पद आपको कहलाता है बिंदु। जी हाँ, गणित में बिंदु जो है पॉइंट है, ये परिभाषित पद है, इसको आपको नोट कर लेना है। कई बार जिक्र हुआ है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। पाठ्यक्रम, लिंग, विषय की प्रकृति या परीक्षा पद्धति। तो यहाँ पे देखा जाए गणित आपके जो गणित में दुश्चिंता के लिए जो घटक उत्तरदायी होते हैं वह हमारे होते हैं पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और परीक्षा पद्धति। यहाँ पे लिंग का कोई बर्ताव नहीं होता। तो गणित में दुश्चिंता के लिए लिंग का कोई घटक उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, या एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक अभाज्य संख्या व विषम संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग 3 धन 5 8 होता है, जो कि एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है 9 15 21। तो विषम भाज्य संख्या जो कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप या क्रम परिवर्तन। तो हम सभी लोग जानते हैं बीजगणित में महत्वपूर्ण जो होते हैं वह होता है क्रम परिवर्तन, मानसिक चित्रण और सामान्यीकरण। लेकिन माप जो है बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं होता है। बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं किस लिए नहीं होता है, क्योंकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन यह बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं। और जो मापन होता है ये रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है, बीज गणित का नहीं होता। तो मापन किसका होता है, रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है। अगला प्रश्न है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में जो कथन हमारा सही दिया गया है वह है कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। लेकिन गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये गणित की परियोजना के बारे में कथन सही नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा।
आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अवग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अविग्रहित और निगमन होते हैं वह हमारा कहलाता है कथन के तर्क और औचित्य कहलाते हैं, क्योंकि ज्यामिति में उपपत्ति जो प्रूफ होता है लिखना किसी कहे गए कथन के स्पष्टीकरण एवं उसकी सार्थकता हेतु आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, सीधाचार्य जी, श्रीनिवास रामानुजन या हरिश्चंद्र। तो 20वीं सदी में जो स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान जो व्यक्ति माने जाते थे वह माने जाते थे श्रीनिवास रामानुजन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गणित शास्त्र संग्रह के लेखक हैं भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य जी या ब्रह्मगुप्त। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित शास्त्र संग्रह के लेखक कौन है। क्या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है और आप सभी का टॉप 30 में से कितना फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल